वाली प्रस्तुति रही। अब वो क्षण आ गया है जब हम सुनेंगे अपने मुख्य अतिथि श्री दीपक पूर्णियार जी को, जो हमें बताएंगे कि हमारे जीवन में कर्मा पूजा का क्या महत्व है। जोहार। सबले आगू गाँव ग्राम और महामाई के नेहर करे आगू पुरखा सब जे सब यहाँ बन झाड़ काटी के खेत बनावला, बांध पोखर खोड़ला, टाइट टूट सेट करना और डीड़ा टूटला और हमी के जिंगानी पोहर कर ठहर देला, ओखी ने गोड़े घूरा मुड़े लेके आर ये आखड़ा है जते हमारे लिए बड़ो है ओखी ने आशीष लेके और जितना छोटा है ओखी के दुलार दे के तो इन्हें नीचे ऊंचा के बाद रखे। देखिए समय बहुत बीत चुका है, ये पर्व बहुत पुराना पर्व है, बहुत पुराना, लोग इसके शब्द भी भूल गए। ये वास्तव में है करम परम, करम परम, बहिने करम और भाई के धर्म। शब्द को समझना होगा सर। अगर हम शब्द को सही सही नहीं समझेंगे तो अर्थ का निरर्थक हो जाता है, माने वो अर्थहीन हो जाता है। जैसे आजकल लोग इसे कर्मा कहते हैं, यह कर्मा नहीं है सर, यह शुद्धता करम है, करम धर्म। तो हुज करम एंड हुज धर्म, किसका करम और किसका धर्म, समझने की बात है। ये जिस भाषा का शब्द है उसको उसी भाषा में समझना होगा, तभी समझ सकते हैं। बहिन कहती है मोय करम, बहिन कहती है मोय करम माने आई विल डू। भाई कहता है मोय धर्म माने आई विल कीप। जस्ट ये दो लाइनों को पहले समझना है कि हु विल कीप एंड हु विल डू। सिस्टर कहती है कि आई विल डू, मैं करूंगी माने मोय करम। ये कुड़माली का शब्द है, कुड़माली वाक्य है। और भाई कहता है मोय धर्म, आई विल कीप। लड़की कह रही है कि मैं इसे करूंगी कब, जब मैं ससुराल जाऊंगी। और भाई कहता है कि मैं इसे रखूंगा माने आई विल कंजर्व इट, मैं इसे संभाल कर रखूंगा ताकि हम मेरी बेटी के भी काम में आए। अब देखिए इस कर्म पर्व में 4 रिचुअल मटेरियल हैं सर, क्योंकि अभी हम पुराने पुरखों के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो रिचुअल मटेरियल है दे टॉक एंड दे टेल। 4 मटेरियल क्या है? पहला है जावा, पहला है जावा, दूसरा है कुंवारी लड़की, तीसरा है करम का पेड़ और चौथा है धान। आप किसी भी अखाड़ा में जाएंगे, किसी भी अखाड़े में जाएंगे, ये 4 चीजें जरूर वहां रखी हुई रहती है। एक जावा जो लड़कियां डाला में बीज उगा के रखती हैं, वे जावा, करम का डाली, कुंवारी लड़की और धान का पौधा। आखिर इन चारों में क्या रिलेशन है? मुझे आज प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान थे या ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि पेड़ पौधों में भी संवेदना रहती है। पेड़, आप जो कुछ भी सोचते हैं, आप जैसा भाव रखते हैं, पेड़ पौधे भी उसको महसूस करते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा सर कि आज के जमाने में भी
जो जावा होता है, मैंने वो जो अंकुरित करके बच्चियां रखती हैं, उस अंकुर में इतना ताकत होता है कि जो कर्मैती बहन होती है वो उसके व्यवहार को बता देता है। इस पर्व में सर 9 तरह का पालन होता है कुंवारी लड़कियों का। पहला, हाबू नहीं नहाना। हाबू नहीं नहाना मतलब लड़कियां जब स्नान करती हैं तो ऐसे पीछे की तरफ, तो इसको हम लोग हाबू नहान कहते हैं। वो हाबू नहीं नहाती है, करवट नहीं सोती है, बाल को गूंथती नहीं, साग नहीं खाती है, हल्दी नहीं खाती है, खट्टा नहीं खाती है। इस तरह 9 पालन है सर उसके। और अगर वो 9 पालन नहीं करती है तो इस जावा में असर आता है। यदि वो हाबू नहाती है तो उसका जावा उलट जाता है। अगर वो करवट सोती है तो जावा भी करवट ले लेता है। अगर वो बाल गूंथती है तो जावा भी गूंथ जाता है। तो आप बताइए कि पुरखों ने कैसे इस रिलेशन को जाना है। ये जो एक रिलेशन है जावा में और कुंवारी लड़की में, और जब पुरखों ने देखा कि अगर इसमें इतनी ताकत है कि जो मेरी बच्ची करती है उसका प्रभाव इस जावा में आता है, तो क्यों ना मैं इसे एक इंस्टीट्यूशनल रूप दे दूं जहां मेरी लड़की इन बातों को सीखे। और ये जितने भी 9 पालन हैं सर, एक कुंवारी के माँ बनने के लिए जो आवश्यक होता है, यानी एक कुंवारी लड़की जिस दिन गर्भवती होगी तो गर्भवती होने के बाद जो 9 नियम उसे पालन करने होंगे। कौन करने की बात है? तो ये 9 नियम अगर लड़की पालन करेगी तो उसका गर्भ का बच्चा सही रहेगा। और इसमें जो नाच है सर, 9 तरह का नाच होता है, 9 तरह का ताल होता है और 52 ही गीत है पारंपरिक। और उस 9 भविष्य में एक अच्छी माँ वो कैसे बने, उसका ये इंस्टीट्यूशन है सर। अब वहां करम के वृक्ष को क्यों लाया गया और धान को क्यों लाया गया? तो करम के वृक्ष का सर एक गुण होता है कि बोने का समय होता है, ठीक उसी समय वो झड़ता है। और वो परिपक्व भी होता है जब धान परिपक्व होता है। यानी जिस जमाने में कैलेंडर नहीं था सर, तो कौन उसको बताता? तो यही पेड़ था जो धान चक्र के साथ चलता है। तो वो अपनी बेटी को बोला, देख बेटी, क्योंकि बेटा तो उसके साथ में खेती सीख रहा है, लेकिन बेटी को कौन सिखाएगा? तो बीजों का अंकुरन करना और अंकुर से उसके जीवन का रिलेशन है कि जब वह माँ बनेगी तो उसे किन कर्मों का पालन करना पड़ेगा, उसका प्रशिक्षण। पता नहीं कितना दिन से ये चलता आ रहा है सर, और हम लोग आज भी देखते हैं ये होता है। माने तो जावा कौन? वो जावा जज कर रहा है कि तुम अपना कर्म सही कर रही हो या नहीं कर रही हो। इसीलिए सर जावा को प्रतिदिन अखाड़ा में लाया जाता है, प्रतिदिन, और वहां पर देखा जाता है कि उसका जावा सही है या नहीं। जावा हरा नहीं होना चाहिए, जावा पीला भी नहीं होना चाहिए। जावा में मीठा नहीं खाना है, गुड़ नहीं खाना है, गुड़ खाने से जावा में चींटी लग जाए। पकाया हुआ चीज नहीं खाना है, नहीं तो जावा झुलस जाएगा। और ये सारी बातें देहात में सभी को मालूम है। यानी ये कंप्लीटली एक एग्रो रिचुअल था, और पुरखों ने देखा कि इस जावा का रिलेशन मेरी बेटी के साथ है, और बेटी को एक परिपक्व माँ कैसे बनाएगी। पहले कहाँ हॉस्पिटल था सर, कहाँ सिजेरियन होता था? इस जावा नाच से लड़कियां अपने आप को सुदृढ़ करती थी। आप समझ सकते हैं सर कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहां 5 साल की बच्ची से लेकर अभी के जमाने में 25 साल की लड़की तक करम नाच नाचती है। आप बताइए, एक लड़की जो 5 साल से शुरू की है 25 साल जाएगी, यानी 20 साल का उसका एक्सपीरियंस है उस जावा में।
उतने अनुभवों को वो वहां पर सीखती है। तो धान का चक्र, कर्म का पेड़, उसका बीज का चक्र, तो मैंने उसका जो लाइफ साइकिल है, धान का जो लाइफ साइकिल है, और लड़की का जो लाइफ साइकिल है माँ बनने का, ये चारों जो है आपस में मिलकर इस पर्व को मैंने करने के लिए हमारे पुरखों को बाध्य किया। धन्य है वे पुरखे जिन्होंने इस चीज को महसूस किया, देखा और उतारा। आज पुराने गीत खत्म हो रहे हैं और इसमें जो नाच होता है सर, अखाड़े में लड़का लड़की मिलकर नहीं नाचते, केवल कुंवारी लड़कियां नाचती हैं। और एक भी नाच ऐसा नहीं है सर जिसमें आप कमर पकड़ के नहीं नाचते। यानी ये पाता नाच है और एक साथ जुड़ के नाचना, अलग अलग नहीं। और सभी आदिवासी पर्व का गुण है सर, वहाँ व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, सभी कुछ सामूहिक है और एकदम से प्रकृति निष्ठ है। और वहां पर लर्निंग बाय डूइंग, आप करो और आप सीखो। जज यहाँ पर खुद जावा करता है। वहां पर ये भी है सर 2 नियम कि आप अशौच जगह में शौच नहीं जाएंगे। अगर अशौच जगह में शौच गए तो हम लोग के देहात में कहावत है कि भूरका उठ जाता है, मैंने वहां पर छेद जैसा हो जाता है। तो उस जावा में कितना दम है। अभी मैं बैठे हुए स्टूडेंट से अगर पूछूंगा कि जावा किसको कहते हैं तो शायद ये बता नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा समझिए सर कि जावा एक ऐसा अंकुर है, उसको धूप से बचाया जाता है। तो अगर ग्रोइंग सीड को अगर छोड़ दिया जाए, एकदम से अंधेरे में रखा जाए, तो वो सिर्फ बढ़ता जाएगा, उसमें कभी भी पत्ता नहीं आएगा जब तक उसको सनलाइट नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी तरह माँ के कोख में बच्चा पलता है। तो माँ के कोख में जो बच्चा है वो भी जावा के ही तरह है, क्योंकि अभी वो वेजिटेटिव फेज में है, रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं आया। रिप्रोडक्टिव फेज में जब आएगा तो वो खुद नया जन्म दे सकता है। तो और देखिए धान अभी जो है, धान वेजिटेटिव फेज में है, तो वेजिटेटिव फेज में है और फिर जितिया आएगा, उस समय वो रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाएगा। तो इस वेजिटेटिव फेज में जो धान है वो लड़कियों के लिए कितना जरूरी है। और ये उस जमाने का इंस्टीट्यूट है, यानी इसको आप बहुत बड़ा वर्कशॉप कह सकते हैं कि एक एक अखड़ा एक वर्कशॉप है जहां लड़कियों को शिक्षा दिया जाता है कि तुम आने वाले समय में माँ बनोगी तो तुम्हें क्या क्या पालन करना है। तो आप बताइए, जो लड़की अखाड़े में 10 साल 15 साल इसको जीती है तो उसके पेट का बच्चा क्या कभी खराब होगा सर? नहीं होगा। अब बताइए इसका मूल मटेरियल क्या है? मूल तो पुराने गीत फिर से जन्म लेंगे, क्योंकि देखिए ये तो एक तपस्या है सर, ये उत्सव नहीं, ये तपस्या है। 9 दिन का 11 दिन का, पहले तो ये महीना दिन तक हुआ करता था। मैंने मनसा पर्व के बाद जो है करम पर्व शुरू हो जाता था, और करम पर्व जैसे ही शुरू होगा तो फिर जितिया का पर्व शुरू होगा। जितिया का पर्व जैसे ही खत्म होगा तो फिर सोहराय का पर्व शुरू होगा। तो ये करम है किसका? बहन का, कि आई विल डू। वो प्रतिज्ञा करती है कि मैं यह करूंगी जब मैं ससुराल जाऊंगी। और भाई, क्योंकि वो तो पूजा करके घर चली गई, अब उस अखाड़ा को कौन रखेगा जगा के रात भर? तो भाई लोग नगाड़ा मांदर लेके, और उस समय उन लोग करम झूमर गाता है। लड़कियां सिर्फ जावा गीत गाती है, और जावा गीत जो होता है बिना बजना का होता है, उसमें बजना नहीं बजता है। क्योंकि अगर बजना बजेगा तो ये कहा, और एक माछी जावा को हम लोग बहिना जावा भी बोलते हैं। तो सांची जावा जो होता है वो 5 साल की लड़की से लेकर 9 साल, मतलब जब तक लड़की रजस्वला नहीं होती है
जो एकदम से अबोध होती है, उन लोग सांची जावा डालते हैं और उस सांची जावा में ये सारा पावर होता है। उसके अलावा चूंकि इसमें सामूहिकता है तो एक महतो जावा होता है। महतो जावा मैंने जो उस गांव का हेड होता है वो एक डाली देता है, बड़ा डाली, जिसमें 8 हिस्से किए हुए थे और उस 8 हिस्से में 8 लड़कियां अलग अलग बीज डालती हैं और वे लोग अपना खेत को अलग अलग पटाती हैं। मैंने वो 8 भाग कर दिए डाला को, बीच में वहाँ पर धान रहता है, वो मुख्य जावा होता है। तो वहाँ पर भी आप मुख्य जावा को अकेले नहीं कर सकते, उसमें 8 लड़कियों की जरूरत पड़ती है। बाकी लोग अपना सिंगल जावा रखते हैं और प्रकृति से ये कितना जुड़ा हुआ है सर। आप ऐसा समझ सकते हैं, जब जावा हम लोग थापते हैं तो 5 और जावा थापा जाता है, एक गाँव ग्राम के लिए, एक जाहिरा थान के लिए और एक गोठ जावा। गोठ समझते हैं जहाँ पर कि मैंने पशु को हम लोग इकट्ठा करते हैं, गोठ जावा होता है। उसके अलावा एक झूठ जावा होता है, झूठ जावा मैंने जंगल के लिए और एक जावा जाहिर थान के लिए। तो इतने जावा वहाँ थापे जाते हैं और फिर उनको वो चढ़ाया जाता है। तो कर्म कहाँ था और आज कहाँ चला गया, इसको फिर से पुराने जगह पर कैसे पहुंचा सकते हैं। तो जब तक हम शब्दों को नहीं समझेंगे, पुरखों से नहीं भेंट करेंगे, पुरखों से नहीं मुलाकात करेंगे, तो सच्चाई तक हम जाने नहीं सकेंगे। यह उत्सव नहीं है, यह तपस्या है। किसका? कुंवारी लड़की का। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी हम लोगों की, कि जो लोग हम लोग समझ चुके हैं ये वास्तव में है क्या। और भी बात है सर, इसमें नस्लीय शुद्धता की भी बात है। जावा जब हम लोग बुनते हैं तो लड़कियां जाती हैं और तालाब या नदी से बालू छान कर निकालती हैं और उसको फिर सुखाती है, ताकि उसमें और कोई दूसरा बीज ना रहे, वही बीज रहे जो वो डाल रही। उसके अलावे भी एक सिस्टम है सर। ये आज कर्म में जब जावा रखाएगा ना तो गांव के बुजुर्ग लोग हर एक के जावा को चेक करते हैं और उसको पूछते हैं कि तुमने कौन कौन सा बीज डाला था, और सिर्फ उन्हीं बीजों के वहां पर अंकुर रहने चाहिए। अगर दूसरे बीज आ गए हैं या दूसरा चीज जन्म ले लिया गया है तो उसके जावा को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह सिर्फ नाच गान का चीज नहीं है, ये उस जमाने के लड़कियों की पढ़ाई है, लर्निंग बाय डूइंग है, कि वो अपने मदरहुड को कैसे शक्तिशाली बना सकती है। इसके नाच और इसके गीत लड़कियों द्वारा ही सृजित है और लड़की वहाँ अपने मनोभावों को व्यक्त करती है। वहाँ पर और भी है, सोशलाइजेशन है, क्योंकि लड़की अपने नैहर में रहेगी तो सिर्फ उसके भाई और बहन, माँ और बाप है, लेकिन ससुर भी उसका एक रिश्तेदार है, भैंसुर भी एक रिश्तेदार है, देवर भी एक उसका रिश्तेदार है, ननद भी एक रिश्तेदार है। उसके साथ उसका जीवन कैसा चलेगा, तो उसको वे लोग कैसे जानती हैं। तो हम लोगों के यहाँ एक रिचुअल है सर, करम खेड़ी। जिस लड़की की इस साल शादी होती है और वो ससुराल से आती है लेकिन बच्चे की माँ नहीं बनी है, तो वो उसका अंतिम होता है, क्योंकि फिर बच्चे की माँ हो जाएगी तो उसके बाद वो कर्म भरम नहीं कर सकती। तो वो जो ससुराल से आई है तो अपनी सखियों को तो बताएगी कि मेरी सास कैसी, मेरा ससुर कैसा, मेरा देवर कैसा, मेरी ननद कैसी। इसीलिए गीतों में उन चीज़ों को वे ढालती हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए एक एक्सपीरियंस है, कितना इंटरेक्शन हो रहा है 5 साल से 25 साल के बीच में। तो ये जो इंटरेक्शन होता है इसमें एक फायदा और है सर, साइको, जो साइकोलॉजिकल, उस जमाने में काके नहीं था सर, आज के जमाने में काके है। तो अगर आपका मनोभाव, आपके अंदर अगर कुंठाएं ना रहे, तो आप गांव में देखेंगे लड़कियां मार उछल कूद के कर्म मनाती हैं, उनको कोई रोकने टोकने नहीं जाता है।
मन भर के नाचती हैं, मन भर के गाती हैं, तो उनका जो कैसोज है, टीनेज है, क्या जबरदस्त एक दूसरे से मिलकर बनता है। एक सामूहिक व्यक्तित्व वहाँ पर तैयार होता है, जो एक माँ के रूप में आने वाले समय में हम लोगों को मिलता है। बहुत कम समय है, इतना ही कह के आज खत्म करूँगा, फिर कभी मौका मिलेगा। धन्यवाद श्री दीपक पूर्णिया जी, आपके विचार अत्यंत प्रेरक रहे। अब कर्मठ नृत्य सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान है। तो आइए स्वागत करें दूसरी प्रस्तुति का ARTD 2025 बैच के द्वारा। एक